Good morning student. ये today's worksheet of class 9th subject science. हमारा जो टॉपिक चल रहा है चैप्टर वो चल रहा है ग्रेविटेशन। तो आज का टॉपिक है मास एंड वेट। जनरली हम मास एंड वेट को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस होता है। तो क्या डिफरेंस होता है वही समझेंगे। तो जिज्ञासा दीदी से ज्ञान पूछते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वेट। जिज्ञासा बताती हैं वी नो द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। पहली वर्कशीट में हम पढ़ चुके हैं इनर्शिया क्या होता है। दोबारा हम देख लेते हैं इनर्शिया क्या होता है। तो इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो या तो रेस्ट में है या वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, उन दोनों ही पोजीशन में हम चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उसको रजिस्ट करेगा। वो चेंज नहीं होना चाहेगा, अपनी पोजीशन में चेंज करना नहीं चाहेगा। जैसे ये ट्रक है, ये बड़ा ट्रक है, ठीक है, ये एक टॉय कार है। अब ये खड़े हैं, इनकी पोजीशन हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या करते हैं, रजिस्ट करते हैं। ये भी रजिस्ट करेगा, ये भी रजिस्ट करेगा। तो इसी प्रॉपर्टी को, ऑब्जेक्ट की इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इनर्शिया। अभी देखिए, इसका जो मास होगा वो ज़्यादा होगा, इसका जो मास होगा वो ज़्यादा होगा। मास को हमने कैसे समझा है? मास क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना मैटर कंटेन होता है। ये ट्रक है, इसमें ज़्यादा मैटर है, ज़्यादा मैटर कंटेन कर रहा है तो इसका मास क्या ज़्यादा है। ये टॉय कार है, इसमें कम मैटर है तो इसका मास कम होगा। अब इसका मास, ट्रक का मास ज़्यादा है तो ये अपनी पोजीशन को चेंज करने, जब इसकी पोजीशन चेंज करने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा रजिस्ट करेगा। टॉय कार कम रजिस्ट करेगी तो टॉय का रेजिस्टेंस, टॉय का इनर्शिया क्या हो जाएगा, टॉय कार का कम हो जाएगा, ट्रक का ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें ऐसे ही समझना है कि जो इनर्शिया होता है, इनर्शिया को हमें मास के टर्म में समझना है कि मास इज़ द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया, जितना ज़्यादा मास जितना ज़्यादा इनर्शिया भी उतना ही ज़्यादा। ये हमने ट्रक के केस में समझ लिया। मास जितना कम इनर्शिया भी उतना ही कम, ये हमने टॉय कार के केस में समझ लिया है। जित कम होगा तो उसकी पोजीशन को जल्दी हम चेंज कर पाएंगे, उसकी रेजिस्टेंस कम है। अब मास ज़्यादा है तो जो ट्रक है उसकी पोजीशन को चेंज करना मुश्किल है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा है। तो पोजीशन में जो चेंज करने की हम कोशिश कर रहे हैं, इनर्शिया उसको रजिस्ट करता है। इनर्शिया की वजह से जो बॉडी है वो रजिस्ट करती है, तो मास से हम मेज़र करते हैं इनर्शिया को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्स, समझ लिया हमने। वेयर द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ प्लेस डज नॉट एट अ प्लेस अ फोर्स विच इज सेलेशियल बॉडी ऑफ अर्थ attracts that object. Mass of an object does not change with the change in place. इसको हम समझ लेते हैं। अब देखिए, जैसे ट्रक है, उसके अंदर मैटर कंटेन कर रहा है, टॉय कार है, मैटर कंटेन कर, उस टॉय कार को आप प्लैनेट, किसी भी प्लैनेट पे ले जाओ, मार्स पे ले जाओ, मून पे ले जाओ, वो टॉय कार उतनी ही रहेगी, उसके अंदर जो मैटर है उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। लेकिन जो वेट होता है, वेट क्या होता है, जैसे ये अर्थ है, अर्थ किसी बॉडी को अट्रैक्ट करिए अपनी तरफ। हमने पढ़ा था लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसमें क्या था कि जितनी भी बॉडी होती है यूनिवर्स में वो देशों को अट्रैक्ट करती है, उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं लॉ ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अब जो अर्थ है ये फोर्स लगा रही है, ये कोई भी टॉय कार है, इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, तो टॉय कार को सब ऊपर से हम ऐसे गिराएंगे तो कहाँ पे, वो अर्थ पे गिरी आके, अर्थ सरफेस पे। तो जो अर्थ है जिस पे जो फोर्स लगा रही है, वही जो फोर्स होगा वही वेट के बराबर होगा। लेकिन मास क्या था, मास इस टॉय कार में कितना मैटर कंटेन कर रहा है, लेकिन वेट क्या है, अर्थ कितना फोर्स लगा रही है, कितने फोर्स से इसको अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर रही है, वो हो जाएगा वेट। तो दोनों में समझ आ गया। अब ये अर्थ है, अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ। अब अर्थ का जो जी है वो अलग होता है, मून का जी अलग होता है। तो जी क्या है, एक्सेलरेशन कौन, लो ग्रेविटेशन कांस्टेंट होता है, अर्थ का ग्रेविटेशन कांस्टेंट अलग होता है। अब समझ ही आ गया कि जो वेट होगा वो क्या होगा, वेरिएबल, क्योंकि वो क्या करते हैं, जी पे डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन जो एम हो जाएगा वो हो जाएगा कांस्टेंट। एम कभी नहीं बदलेगा,
जो मैटर है वो सेम ही रहेगा, लेकिन जो डब्लू है वो स्मॉल जी पे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल है, इसलिए वो बदल जाएगा। डब्लू बराबर वेट इज इक्वल टू एम जी। तो ये चीज़ चेंज होएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में चेंज आएगा तो डब्लू में भी चेंज आएगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अब मास तो कांस्टेंट ही रहता है, लेकिन जी के बढ़ने से वेट बढ़ेगा, जी के घटने से वेट घटेगा, तो जी डब्लू क्या हो जाएगा, वेरिएबल। वेट वेरिएबल होगा, मास कांस्टेंट रहेगा। आगे हम देख लेते हैं जो वेट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का मून पे और अर्थ पे, उन दोनों में क्या डिफरेंस है, कितना फ़र्क आता है वेट पे। स्मॉल जी पे डिपेंड करेगा भी, स्मॉल जी कितना है मून पे, इस पर कहीं ना कहीं हद तक डिपेंड करेगा, क्योंकि एम तो सेम ही रहने वाला है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून, लेट द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी एम। हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, उसका मास हमने ले लिया स्मॉल एम। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, ये हमने डब्ल्यू एम ले लिया, ठीक है, इजी है। लेट द मास ऑफ द मून, मास का एम, मास का जो मून का जो मास है वो हमने ले लिया कैपिटल एम, और आर एम इज़ द रेडियस। अब देखिए जैसे मास है, मून है, इसके अर्थ सरफेस पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ से हम रेडियस कंसिडर करते हैं, तो ये जो इसके ऊपर ऑब्जेक्ट यहाँ लाई कर रहे हैं वो बहुत ही छोटी डिस्टेंस होती है, तो हम जनरली जो डिस्टेंस है दोनों के ऑब्जेक्ट मून और इस ऑब्जेक्ट के बीच में वो रेडियस ही कंसिडर करेंगे। ये हमें अर्थ के केस पे भी ध्यान रखना है। चलिए, फ्रॉम द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको पता है बराबर क्या होता है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। m1 m2 दो ऑब्जेक्ट है जिसके बीच में हम कैलकुलेट कर रहे हैं यार, उनके बीच की सेंटर की दोनों की डिस्टेंस है, जी यहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो यहीं से फॉर्मूले से हमारा निकल के आ जाएगा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून। अब डब्ल्यू एम क्यों लिखा, क्योंकि हमने फोर्स की, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में जो लग रहे हैं वही वेट हो जाएगा। तो डब्ल्यू एम बराबर जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मून का मास ऑब्जेक्ट का मास बाई आर एम जो रेडियस है मून की स्क्वायर, ठीक है, ये समझ आ गया। सिमिलरली अर्थ के केस में देखेंगे, अर्थ के केस में डब्ल्यू ई बराबर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू अर्थ का मास ऑब्जेक्ट का मास रेडियस अर्थ की रेडियस का स्क्वायर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट मून पे है उसका वेट कितना हो जाएगा, इतना। कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे है उसका वेट इतना हो जाएगा। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं, इस इक्वेशन को, वन इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देंगे। डब्लू एम बराबर डब्लू ई, तो इसको डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा इक्वेशन 2। जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा डब्लू एम डिवाइडेड बाई डब्लू ई बराबर एम एम इंटू आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम इंटू आर एम स्क्वायर। क्योंकि जी से जी कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, ये रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा ये। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब डब्ल्यू एम क्या था, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ई क्या था, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। अब एम एम क्या था, मास ऑफ द मून, हमने वैल्यू डाल दी यहाँ पे 7.36 इंटू 10⁻22 इंटू रेडियस ऑफ द अर्थ 6.37 इंटू 10⁻6 का स्क्वायर। देखो ये जो वैल्यूज़ हैं हमें याद कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर आता है क्वेश्चन पेपर में तो जनरली वैल्यूज़ क्या होती है, दी होती हैं। अब नहीं भी याद करोगे तो भी ये आसानी से डाल के कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है एम ई मास ऑफ द अर्थ, तो 6 इंटू 10⁻24 kg, ये हमने वैल्यू डाल दी। आर एम स्क्वायर, यहाँ जो मून की रेडियस है उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो 1.7 इंटू 10⁻6 स्क्वायर। जैसे ही हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट करते ही आता है 0.165। इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे बाई 1000 तो ये अराउंड 1/6 के अराउंड आ जाएगा। अब डब्लू एम डिवाइडेड बाई डब्लू ई बराबर 1/6 आ गया।
अब डब्ल्यू एम क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एम बराबर 1/6 इंटू डब्ल्यू ई। डब्ल्यू की है यहाँ, डब्ल्यू ई क्या है यहाँ पे, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, यानी कि मास पे जो वेट रहेगा 1/6 हो जाएगा जो वेट रहेगा ऑब्जेक्ट पे अर्थ पे। जैसे कि अब कोई ऑब्जेक्ट है उसका 60 kg वेट है ऑन अर्थ, ठीक है, तो वेट ऑन मून क्या हो जाएगा 1/6 इंटू वेट ऑन द अर्थ, तो 60 हम डिवाइड कर देंगे 6 से, 60 को ये आ जाएगा 10 न्यूटन, सॉरी, क्योंकि फोर्स है तो वेट का जो ऐसा ही यूनिट होगा तो वो न्यूटन ही होगा। हाँ, मैं इसमें एक बात बताना चाहूँगी, जो मास है उसका ऐसा यूनिट होता है केजी। डब्लू को हम डब्लू क्या है, फोर्स है, और फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। तो इसलिए जो हमारा यहाँ पे अभी जो हमने एग्जांपल लिया था अर्थ पे, जो डब्लू ई था वो था 60 न्यूटन, ऐसे ही जो डब्लू एम हो जाएगा वो हो जाएगा 10 न्यूटन, 1/6 हो गया। तो मून के सरफेस पे जो वेट है वो 1/6 रहेगा अर्थ के सरफेस पे जो वेट है, यानी कि अर्थ पे वेट ज़्यादा रहेगा, मून पे वेट कम रहेगा। आपने देखो जब एस्ट्रोनॉट जो मून पे गए थे तो वो जो चल रहे थे तो बहुत ही वेट कम फील कर रहे थे, जंप वहाँ पर मून के सरफेस पे जंप करना बहुत आसान हो रहा था उनके लिए, उनको लग ही नहीं रहा था उनके अंदर वेट है। अब 50 kg 60 kg वेट हुआ किसी इंसान में तो वहाँ पे कितना हो जाएगा 10 kg का, 10 न्यूटन का, सॉरी। तो वहाँ पे मून अर्थ के सरफेस पे जो जी होता है वो भी क्या होता है, कम होता है, जिस वजह से उसका मास भी कम होता है। अब डब्ल्यू क्या होता है, देखो m इंटू जी, मास कम होगा तो वेट तो अपने आप कम हो जाएगा, और अर्थ का जो मास है वो ज़्यादा है तो अर्थ पे क्या हो जाएगा, वेट ज़्यादा हो जाएगा। तो वहाँ का जी भी कम होता है, एम भी कम होता है, मास भी कम होता है, तो वेट कम होता है वहाँ पे। अर्थ पे एम भी ज़्यादा है, जी भी ज़्यादा है, तो अर्थ पे जो वेट है वो ज़्यादा न्यूटन होगा। ठीक है, ये इतना हमने समझ लिया। अब कुछ फैक्ट्स दे रखे वो देख लेते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये हमने देख लिया, डब्ल्यू बराबर एम जी होगा, एफ बराबर एम ए होता है, तो सेम डब्ल्यू बराबर हो जाएगा एम इंटू जी। जी क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट है वेट इज़ द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड्स, इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो वेट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, और जो मास है वो स्केलर क्वांटिटी होगा। इसमें ओनली मैग्नीट्यूड है कि कितना मैटर कंटेन कर रहा है, मैग्नीट्यूड। लेकिन डब्लू यहाँ पे डब्लू में वेट में हम मैग्नीट्यूड कि कितना वेट और डायरेक्शन दोनों काउंट कर रहे हैं, दोनों देख रहे हैं कि डाउनवर्ड अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, एक डायरेक्शन ऐड हो रही है यहाँ पे, तो ये हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एनी सेलेशियल बॉडी चेंजेस ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ दैट सेलेशियल बॉडी एक्टिंग अपॉन इट व्हाइल इट हैज़ मास does not change, therefore the weight of an object on moon will be equal to the gravitational force W is equal to m into g of the moon acting on the earth। वही है, W चेंज हो सकता है लेकिन m चेंज नहीं हो सकता। सभी सेलेशियल बॉडी पे जो W है वो अलग अलग रहेगा, वेट अलग अलग रहेगा, लेकिन जो मास है वो कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट, mass of moon is less than the earth, it will exert lesser gravitational force, hence your weight will be lesser at the moon। ये हमने डिस्कस कर लिया है। यूनिट ऑफ मास इज kg, यूनिट ऑफ वेट इज सेम एज द फोर्स दैट इज न्यूटन, ये भी हमने कर लिया। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, इट्स वेट ऑन द अर्थ विल बी m इंटू जी। W क्या होता है, m इंटू जी। अब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका m बराबर क्या है 10, तो m बराबर 10 और g क्या हो जाएगा 9.8, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 98 न्यूटन, तो उसका वेट हो जाएगा 98 न्यूटन। कोई भी ऑब्जेक्ट है 10 kg उसका मास है, उसका वेट कितना होगा 9.8 न्यूटन। जैसे कोई स्प्रिंग बैलेंस है, ये स्प्रिंग बैलेंस है, इसे नीचे उगला, कोई भी ऑब्जेक्ट हमने इस पर लटका दिया यहाँ पे,
उसका 10 kg वेट था, और यहाँ पे शो हो रहा है जो स्प्रिंग बैलेंस कुछ शो करेगा, तो ये कितना शो करेगा, 98 न्यूटन शो करेगा। तो जो स्प्रिंग बैलेंस होता है वो वेट दिखाता है, उस पर जितने, वो मास नहीं दिखाता। तो 10 kg का कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे उसका जो वेट हो जाएगा वो 98 न्यूटन हो जाएगा स्प्रिंग बैलेंस पे। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बी लेसर, ऑन मून और ऑन अर्थ। ऑब्वियसली मून पे ही होगा लेस, क्योंकि जो मून का मास है वो क्या होगा, कम। अर्थ का जो मास है वो होगा ज़्यादा। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरह से लिखेंगे, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी सेम ऑन मून ऑन अर्थ बिकॉज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन प्लेस। जो क्वेश्चन था थोड़ा कन्फ्यूजिंग था, मैं वही देख रही थी कि कौन सा बच्चा ध्यान से सुन रहा है। वेट होता है वही क्या होता है, चेंज होता है, लेकिन जो मास है वो हमेशा सेम रहता है, किसी भी सेलेस्टियल बॉडी पे हो, चाहे मास हो, चाहे मून हो, चाहे अदर प्लैनेट हो या अर्थ हो। मास तो क्या होता है, मैटर कंटेन इन दैट ऑब्जेक्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्राइव अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू फाइंड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून इन कंपेरिजन विद अर्थ। यहाँ पे जो ग्रीन वाला बॉक्स है ना, आपने यही सारा वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मून यहाँ से लेके यहाँ तक करना है, तो ये हो जाएगा सेकंड का आंसर। ये मैंने समझ लिया, इसको HT से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट फैक्टर डज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड व्हाट इज टेकन टू द अनदर प्लैनेट। किस पे डिपेंड करेगा, द वेट ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन द मास ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब मास तो क्या सेम ही रहता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G पे डिपेंड करेगा, तो इसका आंसर अब ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट, द वेट ऑफ ए पर्सन ऑन मून इन 10 न्यूटन, व्हाट विल बी इट्स वेट ऑन अर्थ। आपको पता है 6 टाइम्स होता है अर्थ पे, तो 10 × 6 ये हो जाएगा 60 न्यूटन ऑन अर्थ। करना कैसे है, देखो, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन मून क्या होता है, 1/6 होता है वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। अब हमें 10 न्यूटन दिया हुआ है, 10 न्यूटन बराबर 1/6, ये हमें नहीं दे रखा है वेट ऑन द अर्थ, तो ये 6 यहाँ पे चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 60, 6 × 10 न्यूटन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, ये हो जाएगा 60 वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, तो 60 न्यूटन। इस तरह से न्यूमेरिकल आप कर लेंगे। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो वो ग्रुप में अपना क्वेश्चन डाल दें। थैंक यू।